हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और आने वाला बीपीएससी एग्ज़ाम भी इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास जिस भी सिलेबस में होगा उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। ठीक है, तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये दूसरा इसका सही है, जो कि पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, इनके स्थापना का क्रम इन कंपनियों का समझ लीजिए। पुर्तगाली 1498, ठीक है, फिर डच 1602, ठीक है, फिर अंग्रेज 1600, डेन 1616, ठीक है, फिर फ्रांसीसी 1664 में। समझ गए? तो 1498 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी, डच की 1602 में, अंग्रेज की 1600 में, और डेन की 1616 में, और फ्रांसीसियों की 1664 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ब्लू वाटर नीति से संबंधित है तो 1505 ईस्वी में जो है पुर्तगाली गवर्नर बनकर अल्मीडा आया था। ठीक है, इसने जो है हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है उसने ब्लू वाटर नीति यानी नीला जल नीति की घोषणा की थी। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? अल्मीडा से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करने के लिए सबसे पहले ये समझिए, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का यात्री था जिसने भारत की खोज की थी। ठीक है, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। कोलंबस स्पेन का यात्री था जो कि अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, कैप्टन कुक ब्रिटेन का यात्री था जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक, तस्मान हॉलैंड का यात्री था जिसने जो है वान डिमंस लैंड नाम से मशहूर, जिसको आजकल हम तस्मानिया के नाम से जानते हैं, उसकी खोज की थी। ठीक है, हॉलैंड का यात्री था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु जो है हुगली का प्रयोग पुर्तगाली करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता की स्थापना के संदर्भ में जो है पहले ये समझिए कि कासिम बाजार जो था उसका नेतृत्व, उसका जो फैक्ट्री था उसका नेतृत्व जाप चारनाक संभाल रहा था। जाप चारनाक ने जो है व्यापार के लिए हुगली को न चुनकर सूतानाती को चुना था। ठीक है, तो सूतानाती आजकल का कलकत्ता है। ठीक है, तो जाप चारनाक ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2003 में अपने एक फैसले में ये कहा कि जाप चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक नहीं माना जा सकता, क्योंकि कलकत्ता शहर उससे पहले भी अस्तित्व में था। ऐसा नहीं था कि उसकी स्थापना जाप चारनाक ने की थी, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो अभी तक तो जाप चारनाक ही ठीक करना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम नगर निगम 1688 में जो है कलकत्ता मद्रास शहर में जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, कहाँ पे स्थापित हुआ था प्रथम नगर निगम? मद्रास में 1688 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि इसने पूछा किस कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो आपने ये सुना ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो 1593 में जो है 1593 में लिवेंट कंपनी को जो है स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिला था प्रथम बार। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा प्रथम बार तो लिवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिला था सन 1600 में। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि सितंबर 1599 के समय में जो है कुछ जो व्यापारी थे वो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक मीटिंग करते हैं, एक जो है अध्यक्षता करते हैं, जिसमें लॉर्ड मेयर करते हैं अध्यक्षता। एक आयोजन होता है जिसमें पूर्वी द्वीप समूह के व्यापार से रिलेटेड बात की जाती है, और इसी बातचीत के बाद जो है 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी
जिसको पहले नाम दिया गया था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया था, जो आजकल हम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना जो है उस वक्त अकबर जो है, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। तो जाहिर सी बात है, जब 1599 यानी 1600 में स्थापना हुआ था, तो इसके बीच जो है अकबर का शासनकाल था, तो इसका आंसर अकबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1613 में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 1613 में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की गई थी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका क्वेश्चन का एक बात जान लीजिए ध्यान से कि 1746-48 जो है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, उसका अंत जो है एक्सला चैपल की संधि के द्वारा होता है। लेकिन इसका तत्कालिक कारण में ये कारण तो ये था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, लेकिन तत्कालिक कारण इसने पूछा है, तो तत्कालिक कारण में ये था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट जो था, उसके नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। इस वजह से जो है ये युद्ध तत्कालिक कारण के रूप में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तत्कालीन कारण में अंग्रेजों द्वारा फ्रांस के जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो ये याद रखिएगा, 1797 ईस्वी में सादत अली ने जो है अंग्रेजों को इलाहाबाद का अधिकार सौंप दिया था। किसने? सादत अली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सुमेलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अभी हमने आपको बताया कि 1746 से 48 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था, जो कि एक्सला चैपल की संधि के द्वारा जो है इसका अंत होता है। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 के बीच होता है। 1756 से 1763 के बीच होता है, जो कि पेरिस की संधि के द्वारा जो है इसका अंत होता है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 के बीच होता है। 1749 से 54 के बीच होता है, जो कि जो है पांडिचेरी के संधि के द्वारा जो है इसका अंत होता है। प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है, जो कि मद्रास की संधि के द्वारा इनमें इसका अंत होता है, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। अंग्रेजों की तरफ से निज़ाम मराठा शामिल थे। बाद में लालच देकर किसी तरीके से हैदर अली ने निज़ाम और मराठा को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटित होता है कि जिसको निज़ाम देखकर उनको लगता है कि अंग्रेज़ों की जीत होगी। इस वजह से उसने जो है बाद में फिर अंग्रेज़ों की तरफ चला जाता है, लेकिन अंततः जो है हैदर अली की जीत होती है। हैदर अली उस मद्रास की सीमा तक पहुंच गए थे, हैदर अली की जीत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना खोला गया था। तो भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना जो है, आपको पता है कि फ्रांसीसी जो है 1664 में इसकी कंपनी का गठन हुआ था, और प्रथम कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कारखाना कब स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है काफ़ी प्रयास किया था, क्योंकि जो बंगाल में जो था व्यापार जो था समृद्ध व्यापार था, तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था पटना में उधर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो 1615 से 1629 तक इनको अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली। अंततः इन्होंने जो है 1632 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी में पटना में कारखाना खोला था, जो कि जिस जगह पे कारखाना खोला था आज उसको हम पटना कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन हेतु बिहार प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? चूँकि ये बात ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर ने जो है 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जो है मुर्शीद कुली खां को जो है गवर्नर नियुक्त किया था, जो कि वो अंतिम साबित होता, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद जो है सुजाउद्दीन सूबेदार बनता है, जिसको मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह को उसने जो है उसको पद की मान्यता दी थी। किसको? सुजाउद्दीन को, जो कि एक सूबेदार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां।
चलिए 17वां क्वेश्चन है, किस युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। चूँकि ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ को हम प्लासी के युद्ध से रिलेट करते हैं, क्योंकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 में हुआ था, जिसमें जो है क्लाइव के नेतृत्व में, ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये भी आता है किसके नेतृत्व में हुआ, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। इसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में। और चूंकि इसमें पराजित होने का एक कारण भी था कि कुछ लोगों ने जो है सिराजुद्दौला की तरफ से उसे धोखा दिया था, राजद्रोह किया था, जिसमें मीर जाफ़र, ये भी ध्यान रखिएगा किसने ऑप्शन में आ जाए कि किसने जो है सिराजुद्दौला को का साथ दिया या किसने नहीं दिया, तो ये बात याद रखिएगा, राजद्रोही जो है मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ, 3 लोगों ने जो है उसमें सिराजुद्दौला को जो है धोखा दिया था और इसी वजह से इनकी हार हुई थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध के बारे में जान लीजिए। बक्सर का युद्ध अंतिम निर्णायक ऐसा युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व की पूरी तरीके से जो है स्थापित हो गई थी, जो कि 1764 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1764 ईस्वी में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है 3 सेनाओं ने जो है, मीर कासिम ने, शुजाउद्दौला ने और शाह आलम द्वितीय ने, अवध, बंगाल और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने तीनों के एकजुट होकर जो है बक्सर के युद्ध में जो है लड़ते हैं और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है ये परास्त हो जाते हैं और यहाँ से ब्रिटिश प्रभुत्व का पूरी तरीके से जो है स्थापना हो जाती है 1764 के युद्ध से। ठीक है, मैसूर की तीसरी लड़ाई आपको पता 1790 से 1792 के बीच में होता है। 1790 से 1792 के बीच में होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है 1792 में इसका अंत होता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है, जो विलियम पिट था, विलियम पिट ने जो है जो क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। ठीक है, किसने कहा था, किसको, विलियम पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। ध्यान रखिएगा, क्लाइव है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो ये याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, जिसमें शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों की संधि होती है, जिसमें जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्रदान कर देती। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये इलाहाबाद की प्रथम संधि है। ठीक है, द्वितीय संधि भी एक होती है जो कि 16 अगस्त 1765 को होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आए इलाहाबाद की संधि तो दोनों याद रखिएगा, 4 दिन बाद, एक 12 अगस्त 1765, दूसरा 16 अगस्त 1765 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। ये बात ध्यान दीजिएगा कि 12 अगस्त 1765 को जब शाह आलम द्वितीय जो बिहार और बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब प्रदान कर दी थी, उसके बाद जो है क्लाइव ने जो है 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। ठीक है, 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, जिसमें जो है बंगाल के लिए रजा खान, मुर्शिदाबाद कहाँ पर था, बंगाल में, तो रजा खान ने वो किया था, और बिहार के लिए सिताब राय, बिहार वाले ध्यान देंगे कि उप दीवान बिहार के लिए सिताब राय बनाए गए थे और रजा खां जो है बंगाल के लिए बनाए गए थे। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि उस सेना नायक का नाम बताइए जो वाडिवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो एक बात याद रखिएगा कि वाडिवास का युद्ध जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है, उसी युद्ध के बाद जो है उसी युद्ध के दौरान जो है वाडिवास का युद्ध होता है, जो कि फ्रांसीसी अंग्रेजों के मध्य होता है। इसी वाडिवास के युद्ध में जो है काउंट लाली जो है पूरी तरीके से, और पूरा जो फ्रांसीसी सेना थी पूरी तरीके से इस युद्ध में परास्त होती है। आयरकुट और लाली के मध्य होता है। तो वाडिवास का युद्ध पहले कब होता है, 1760 में होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि काउंट लाली और आयरकुट के नेतृत्व में होता है। समझ गए। आयरकुट के नेतृत्व में होता है, जिससे जो है काउंट लाली बुरी तरीके से परास्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां, रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी। क्योंकि रणजीत सिंह को न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, कठोर न्याय था इनका। इन्होंने जो है लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी और ये उसके प्रधान न्यायाधीश खुद थे, स्वयं थे। समझ गए।
अदालत आला की स्थापना रणजीत सिंह ने लाहौर में की थी और ये स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें को रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये बात ध्यान रखिए कि अहमद शाह अब्दाली ने जो है, अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह शुजा को जो है उसने जो है काबुल की गद्दी पे बैठा दिया था। लेकिन काबुल की गद्दी पे बैठने के बाद जो है उसका भाई जो था शाह महमूद, इसने जो है बरकजई सरदारों के साथ मिलकर, यानी बरकजई सरदार कौन कौन, एक फतह खां, एक दोस्त मोहम्मद, इनके साथ मिलकर जो है शाहू जी को जो है गद्दी से हटा दिया था काबुल को 1608 में। और ये पुनः गद्दी प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से संपर्क करता है और काबुल प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। तो कौन है? शाह शुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? अभी हमने आपको बताया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है, जो कि 1767 से 1769 के बीच होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच होता है, जिसमें जो है हैदर अली विजयी होते हैं, जो कि अंग्रेज़ों को इसमें हराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था, ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। तो पोर्टोनोवा का युद्ध, पहले ये बात जान लीजिए, 1 जुलाई 1781 में होता है, ठीक है, 1 जुलाई 1781 में होता है। चूँकि 1781 के दौरान ये एक बात याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस समय होता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच होता है, ठीक है। पोर्टोनोवा का युद्ध में जो है युद्ध में हैदर अली को हराया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि आयरकुट ने जो है हैदर अली को इसमें हराया था। हैदर अली और आयरकुट के मध्य होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरकुट ने जो है हैदर अली को हराया था। इस समय एक बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है कौन सा शासक था? तो वारेन हेस्टिंग का शासनकाल उस समय चल रहा था। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये आपको पता, तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो चूँकि 1790 से 1792 के मध्य हुआ था, उसमें जो है संधि टीपू सुल्तान के साथ की गई थी, ठीक है। कब हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध? 1790 से 1792 के बीच, जिसमें जो है टीपू सुल्तान के साथ संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सुमेलित कीजिए। अभी इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। इलाहाबाद की संधि अभी आपको बताया हमने कि 1765 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने जो है 1765 ईस्वी में जो है इसको किया था। मैंगलोर की संधि, चूँकि अभी हमने आपको बताया कि मैंगलोर की संधि पर ध्यान रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच हुआ था। कब बताया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था, उसमें ही जो है मैंगलोर की संधि हुई थी। मैं ये बात याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध में एक क्रम याद कर लीजिएगा। पहला संधि हुई थी मद्रास की संधि, द्वितीय संधि हुई थी मैंगलोर की संधि, तृतीय संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीनों युद्धों में लगातार ये संधि हुई थी, मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। तो मैंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 में, ठीक है। सालबाई की संधि, आंग्ल मराठा युद्ध के समय सालबाई की संधि हुई थी, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था, ठीक है। 1775 1782 के बीच हुआ था। उसी समय जो है सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। चूँकि मद्रास की संधि पूछ रहा है, तो मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 1769 के बीच हुआ था, तो 1769 इसका सही आंसर होगा। इलाहाबाद की संधि 1765, मैंगलोर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। आगे बढ़ते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध सुमेलित कीजिए। अभी हमने आपको बताया चारों ये सुमेलित हैं, ध्यान दीजिए। प्रथम जो है
मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय जो है मैंगलोर की संधि हुई थी, तृतीय जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, चतुर्थ 1799 में हुई थी, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती। इस क्वेश्चन के बाद हमने ये क्वेश्चन इसीलिए रखा है ताकि आपको क्रम भी याद हो जाए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसके प्रश्न के आंसर में एक बात ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर केवल था। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जनरल जो लिखा है वो गलत लिखा है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम नहीं थे, केवल गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। समझ गए? तो पहला जो है गलत है। ठीक है, विलियम बेंटिंक विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। विलियम बेंटिंक 1833। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव जो है, वारेन हेस्टिंग, एक बात याद रखिएगा कि 1774 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। समझ गए? चलिए, और एक बंगाल का जो प्रथम गवर्नर, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बंगाल में दैत्य शासन को समाप्त किया था। एक बात ध्यान रखिएगा, बंगाल में दैत्य शासन लगाने का काम जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, 1765 ईस्वी में क्लाइव ने किया था बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत, जिसको जो है हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कब किया था? 1765 में। हेस्टिंग ने कब समाप्त किया? 1772 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंग फेंस की नीति संबंधित है। रिंग फेंस की नीति जो है, इसके बारे में थोड़ा समझिए कि इसको दो लोगों से जोड़ा जाता है, हेस्टिंग और वेलेजली को। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि जो मैसूर और मराठा के साथ युद्ध, पहला कारण। ठीक है, दूसरा अन्य कारण ये था इनका कि भारतीय रियासतों के साथ जो है इनकी बराबरी की पदवी हासिल करनी थी या प्राप्त करना था। ठीक है, और इन्होंने चारों राज्यों के मध्य अपना बफर राज्य यानी मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था। और इनको जो है एक भय था अफगानों से और मराठों से। तो इस नीति के तहत इन्होंने ये सोचा कि अपने राज्य की सुरक्षा तो करनी ही करनी है, साथ में पड़ोस के राज्य की भी सुरक्षा करनी है, क्योंकि उस वक्त अफगानों का और मराठों का काफ़ी भय था। तो इसके तहत लखनऊ को जो है इन्होंने, अवध को जो है भी सुरक्षा प्रदान की थी। तो रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो इसमें वेलेजली और हेस्टिंग। तो इसका आंसर हेस्टिंग होगा। ठीक है, लेकिन दोनों लोगों का नाम जुड़ता है, हेस्टिंग और वेलेजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दैत्य शासन को लागू किया था। अभी हमने आपको बताया 1765 में क्लाइव ने जो है दैत्य शासन की शुरुआत की थी, और 1772 में जो है हेस्टिंग ने जो है इसको ख़त्म किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये बात जान लीजिए कि लॉर्ड जो हेस्टिंग था उसके खिलाफ जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि 1788 से 1795 तक चला था। कब तक चला था? 1788 से 1795 के बीच तक चला था। और इसमें जो है इसके काम को देखते हुए, जो इसने सभी इसको जो सेवाएं थी उनको देखते हुए इसको जो है सभी दोषों से मुक्त कर दिया जाता है बाद में। ठीक है, तो किसके खिलाफ चला था? हेस्टिंग के खिलाफ। ठीक है, महाभियोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। तो न्यायिक संगठन की स्थापना के बारे में भी दो चीज़, इसको शुरुआत जो है वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था, लेकिन जो है इसको मजबूत स्थिति में लाने वाला काम जो है कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, तो न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस ने की थी। और एक बात याद रखिएगा, कॉर्नवालिस संहिता फेमस है 1793 में जो है कॉर्नवालिस संहिता जो है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये किससे रिलेटेड है? तो शक्तियों के पृथक्करण से रिलेटेड है। ठीक है, शक्तियों को पृथक करने से रिलेटेड है, जिसमें जो है इसने कॉर्नवालिस ने जो है न्याय और कर विभाग, ठीक है, न्याय तथा कर विभाग को अलग अलग कर दिया था। पहले ये दोनों विभाग एक ही में थे, फिर न्याय और कर विभाग को इन दोनों इसने अलग कर दिया था। तो जो कॉर्नवालिस संहिता थी 1793 में हुई थी, और इसमें शक्तियों के पृथक्करण से रिलेटेड था। समझ गए आगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था?
तो लॉर्ड वेलेजली के जो 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि जो है शुरू की थी, जिसका शासनकाल जो था 1798 से 1805 तक था। ठीक है, 1805 तक था लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल। इसने जो है बाजीराव द्वितीय के साथ जो है प्रथम मराठा था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। वो कौन था? बाजीराव द्वितीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसीन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बसीन की संधि के बारे में भी जान लीजिए। 31 दिसंबर 1802 को जो है बसीन की संधि होती है। 31 दिसंबर 1802 को जो है बसीन की संधि होती है, जिस पर जो कि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य होती है। ठीक है, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठगों का दमन कौन किया था? तो ठगों के दमन के समय में एक बात याद रखिएगा कि बेंटिंग जो थे महोदय, बेंटिंग ने जो है जो कैप्टन स्लीमैन था उसको जो ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसने बहुत कड़े तरीके से जो है, एक तरीके से इसने ठगों का जो है अंत किया था। इसमें हजारों ठगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इस तरीके से ठगों का बहुत सारे गिरफ्तार किए थे, जेल में डाल दिया गया था। और इसने जो है कैप्टन स्लीमैन ने जो है 1837 तक जो है ठगों का पूरी तरीके से अंत कर दिया था। ठीक है, चलिए किसने नियुक्त किया था ये भी आ जाए अगर क्वेश्चन, तो विलियम बेंटिंग ने। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? चूंकि आपको पता है राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद जो है 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, किससे? राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है इस पर रोक लगा दी गई थी। पहले एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि पहले सिर्फ रोक जो है बंगाल में लगाई गई थी। कब? 1829 में, पहले बंगाल में। फिर 1830 में जो है इसको मद्रास और बम्बई दोनों जगहों के लिए वो कर दिया गया था, मद्रास और बम्बई में। समझिए? चलिए आगे। सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ था। सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा जो है आपको बता दें कि एलिनबरो का शासन चल रहा था 1842 से 44 तक। ठीक है, जिसके समय में जो है 1843 में जो है सिंध पर विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने, सिंध पर उनका कब्जा हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलय के सिद्धांत के तहत जो राज्यों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। चूँकि आपको पता है कि विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, जिसको जो है एक बार ध्यान रखिएगा कि इसका कुछ सन ध्यान रख लीजिए। क्रम देखिए। सतारा, सबसे पहले सतारा जो है विलय के सिद्धांत के तहत जो है अपने शामिल किया गया था, जिसका सन जो था 1848 था। ठीक है, विलय के सिद्धांत के तहत सतारा को जो है 1848 में जो है अपने कब्जे में ले लिया गया था। झांसी को जो है 1854 में जो है अपने कब्जे में लिया गया था। ठीक है, बघात जो है 1850 के तहत जो है विलय की नीति के तहत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। ठीक है, उदयपुर 1852 के समय में जो है कब्जे। ये क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान लीजिएगा, सुमेलित करने के लिए भी आ जाता है, कभी कभी जो है सीरीज में दे देता है, उससे पूछने के लिए आपसे पूछ लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले होगा सतारा, फिर होगा बघात, फिर होगा उदयपुर, फिर होगा झांसी। ठीक है, और नागपुर को भी 1854 में जो है विलय की नीति के तहत जो है कब्जे में किया गया था, राज्य विलय की नीति के तहत। चलिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? क्योंकि विधवा पुनर्विवाह के संबंध में एक चीज़ ध्यान रखिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में जो है काफ़ी प्रयासों के बाद जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ था 1856 में। ठीक है, उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? कैनिंग का। यही कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में भी था, और यही कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भी था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। कैनिंग का शासनकाल 1856 में से 62 तक था। ठीक है, अब विधवा पुनर्विवाह भी 1856 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा का भी समाप्त जो है 1843 में ही हुआ था।
1843 में भी इसका भी समाप्त किया गया, दास प्रथा का अंत किया गया था, जो कि 1843 में एक्ट 5 के तहत जो है, एक्ट 5 के तहत, 1843 एक्ट 5 के तहत जो है इसको समाप्त किया गया था। उस समय शासनकाल किसका था? एलन बरो का था, जो कि अभी बताया हमने 1842 से 1844 के मध्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्योंकि देखिए कार्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जो है कार्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है। वेलेजली सहायक संधि जो है 1799 के समय में हुआ था, ठीक है। डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत जो है शुरू किया था, जो कि 1856 के आसपास होता है, ठीक है। कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है, ठीक है। उच्चतम निष्क्रियता का संदर्भ जो है जॉन लॉरेंस से है। किससे है? लॉरेंस से है। जॉन लॉरेंस से रिलेटेड है उच्चतम निष्क्रियता, जिसका शासनकाल जो था लॉरेंस का 1864 से 1869 के बीच होता है। तो उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत जो है कैनिंग से नहीं है, वो जॉन लॉरेंस से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे रिलेटेड है? तो अभी बताया जॉन लॉरेंस से रिलेटेड है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका अगला पार्ट हम फिर जल्दी ही लेके आएंगे, जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।